हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। सो उन्हीं टर्म्स के आगे का जो पार्ट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बेसिकली रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि सीरीज एंड पैरेलल टाइप का होता है, और उसके अलावा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज ड्रॉप, इन टर्म्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कुछ फिजिकल टर्म्स के बारे में, जो कि हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। उन्हीं टर्म्स को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से। सो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में क्या होगा कि जब भी कोई एक वायर होगा, कुछ भी फिक्स होगा जिसकी लेंथ अपने पास होगी L होगी, L1 होगी, उसे हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करना मतलब खींच के उसको क्या करेंगे, उसकी लेंथ इंक्रीज कर देंगे। सो उसकी लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमें देखना है। तो मान लिया कोई एक वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है L1, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है रो, और उसका एरिया कितना है A1। सो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या लिख सकते हैं हम आराम से, R1 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1। और स्ट्रेच करने के बाद में उसकी लेंथ क्या हो जाती है, L2 हो जाती है। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी मैटर की प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी। और इसका एरिया, फाइनल एरिया हम मान लेते हैं कि A2 हो जाता है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वॉल्यूम जो होगा इसका वो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ, और फाइनल वॉल्यूम भी जो होगा वो क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि A1 इंटू L1 इक्वल्स टू A2 इंटू L2। यहाँ से हम क्या करेंगे, L1 और L2 के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। After stretching length L2, area of cross section is A2 and radius is R2, diameter D2 and resistance R2। R2 क्या हो जाएगी, अब हमें पता चल चुका है कि रो L2 अपॉन A2। सो यहाँ से रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूले दोनों दे रखे हैं। R1 पहले बता रखा है, R2 यहाँ पे है, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। और यहाँ से एरिया को आप अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो क्या बन जाएगा, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, या फिर लेंथ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा, A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। एरिया में आप रेडियस की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये R2 बाई R1 का की पावर 4 हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा कि एरिया R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर की एक और पावर स्क्वायर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, R टू द पावर 4। या फिर डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं D2 बाई D1 टू द पावर 4। सो यहाँ पे कुछ दो पॉइंट्स हमने नोट कर रहे हैं कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज गिवन देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। मतलब बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग अगर आपको मान लो कि लेंथ दे रखी है उसने वायर की, तो क्या होगा कि आप डायरेक्टली रेशियो फाइंड कर सकते हो, R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2 टू द पावर 2। इफ रेडियस इज गिवन देन, अगर मान लो आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस बोल दिया कि पहले जो वायर था उसकी रेडियस ये है, और सेकंड टाइम जब आप स्ट्रेचिंग करने के बाद में वायर को स्ट्रेच कर दिया तो उसकी रेडियस इतनी बता रहा है कि R2 है, तो जो रेडियस होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी R टू द पावर 4। सो रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस 2 इज व्हाट, रेडियस ऑफ सेकंड अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट टू द पावर 4। इसके बाद में कुछ पॉइंट अलग से हमने नोट करें इसमें। आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ इंक्रीजेज बाय n टाइम्स देन रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज बाय n स्क्वायर टाइम्स, इज दैट R2 इक्वल्स टू n स्क्वायर R1। सिमिलरली इफ रेडियस इज रिड्यूस्ड टू 1 by n टाइम्स देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज 1 by n स्क्वायर टाइम्स, सो द रेजिस्टेंस बिकम्स n टू द पावर 4 टाइम्स, इज दैट R2 इक्वल्स टू n टू द पावर 4 इंटू R1। ये इन्हीं फॉर्मूला से जो रिजल्ट बन के आया है उसको हमने स्पेशली नोट कर रखा है, तो आप इसे कोशिश करना घर पे ट्राई करने की। आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज बाई x% देन रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज बाई 2x%। और ध्यान रखना कि जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 10%।
मतलब ये 10% तक ही वैलिड है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं कि जो डेल्टा एल अपॉन एल होगा वही क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू के इक्वल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन है एग्जाम्पल। सो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, तो मैं कुछ एग्जाम्पल स्किप करूँगा, आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल, ए रोड ऑफ सर्टेन मेटल इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.6 सेंटीमीटर इन डायमीटर. Its resistance is 3 into 10 to the power minus 3 ohm. A disc of the same metal is 1 mm thick and 2 centimeter in diameter. What is the resistance between the circular faces? तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शंस में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है सिंपली। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन ए, आर क्या होगा, रो एल अपॉन ए। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली इनको पुट कर सकते हैं कि आर डिस्क अपॉन आर रोड इक्वल्स टू एल डिस्क अपॉन एल रोड इंटू ए रोड डिवाइड बाई ए डिस्क। तो यहाँ पे आपको डेटा पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज एन एल्यूमिनियम रोड ऑफ लेंथ 3.14 मीटर is of square cross section 3.14 into 3.14 mm square. What should be the radius of 1 meter long another rod of same material to have equal resistance? तो सेम वही पीछे वाला ही क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम करनी है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एक में आपका एरिया दे रखा है, एक में आपको पुट करना है। So next example is, if a copper wire is stretched to make it 0.1% longer, then percentage increase in resistance will be, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर लेंथ में x परसेंटेज का चेंज आ रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस में 2 टाइम्स चेंज आएगा। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 0.2%। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 300 केल्विन. इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ohm, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ohm एट, मतलब अपने को क्या करना है, वो टेम्परेचर फाइंड करना है जहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस उसकी 2 ohm हो जाएगी। इनिशियली दे रखा है उसकी रेजिस्टेंस 1 ohm है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे, और उसकी अल्फा की वैल्यू जो है वो है 0.00125। तो आपको क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो आर टी होता है वो क्या होता है, R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आप R1 बाई R2 कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर आ जाएगा। फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है आपको फर्स्ट कंडीशन के लिए, फाइनल कंडीशन के लिए आपको टेम्परेचर T2 फाइंड करना है। सो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो एग्जांपल है ये आपके लिए ही है, तो आप इसे ट्राई करना। इसमें क्लियरली कुछ ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मासेस ऑफ 3 वायर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 एंड देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। तो सिंपली आपको क्या करना है कि देखना कि कौन कौन से पैरामीटर पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है, उन्हीं का रेशियो फाइंड करना है। तो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए में आप इन रेशियोज को पुट करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस का भी रेशियो आ जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, 2 rods A and B of same material and length have their electric resistances are in ratio of 1:2. When both the rods are dipped in water, what is the correct statement? A has more loss of weight, B has more loss of weight, both have same loss of weight. Loss of weight will be in the ratio of 1:2. तो हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि लॉस
इन वेट इन वाटर कैलकुलेट करना है। सो जनरली हम देखते हैं रेजिस्टेंस होती है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो R1/R2, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ और मटेरियल सेम है तो रो और लेंथ तो सेम हो गई, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगी। तो यहाँ से R1/R2 क्या हो जाएगा, A2/A1। और A2/A1 आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी 2। नाउ व्हेन द बॉडी डिप्ड इन वाटर, लॉस इन वेट इज रो लिक्विड या फिर सिग्मा लिक्विड Vg। यहाँ पे सिग्मा से डेंसिटी को बता रखा है। सो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को आप पुट करोगे एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ सेम है, लिक्विड की डेंसिटी भी सेम रहेगी, जी भी सेम रहेगा। सो लॉस इन वेट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया के। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें लॉस इन वेट ज़्यादा होगा। सो एरिया हमें पता चला A1/A2 की वैल्यू क्या है 2। दैट मीन्स कि अगर एक A1 एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, देन A2 इज वॉट 1 मीटर स्क्वायर। सो A1 क्या है, ज़्यादा है A2 से, तो A के अंदर जो वेट लॉस होगा वो B के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में आप क्या देखते हैं कि कोई भी 2 रजिस्टर या 3 रजिस्टर कितने भी हैं, 1 2 3 4 सेट होते हैं अलग अलग, कुछ भी ले सकते हैं रेंडमली कि हमने को 3 रजिस्टर चाहिए, उनको मैंने कनेक्ट करना है कैसे भी करके। तो इनके लिए 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दोनों रजिस्टर को एक सीरीज में अटैच किया जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि R1 है, ये R2, और दोनों को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब करंट इसमें क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है इसमें करंट सेम फ्लो करती है, मतलब दोनों रजिस्टर से जो करंट जाएगी वो सेम पास होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रजिस्टर R1 और R2 पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नोट करना है इस चीज़ को, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 एंड V2 वो किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज के। अब ये दोनों, ये करंट इसमें फ्लो कर रही है तो वो कहीं ना कहीं बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी का वोल्टेज V है, तो हम क्या बोल सकते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। सो आगे अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, सिंस I इज सेम इन बोथ द रजिस्टर, मतलब दोनों रजिस्टर में क्या है, करंट सेम फ्लो कर रही है, तो इक्विवेलेंटली हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज जो होगा वो I टोटल, या I तो सेम है, तो I इंटू आर टोटल इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। V1 क्या हो गया यहाँ पे IR1 एंड V2 इज वॉट IR2। तो यहाँ से हम अगर चेक करेंगे तो जो R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट होगी वो क्या आ रही है यहाँ पे R1 प्लस R2। मतलब कि सीरीज में अगर 2 रजिस्टर को आप अटैच कर रहे हो तो क्या होगा, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर मान लो n रजिस्टर है अपने पास, बहुत सारे हैं, तो उनको क्या करेंगे, सीरीज में अटैच करेंगे तो उनका सम हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब जो R इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी सर्किट की वो क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन Rn। अब थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन को और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सर्किट दे रखा है, इसमें 3 रेजिस्टेंस ले रखी हैं, R1, R2 एंड R3। R1 पे पोटेंशियल ड्रॉप V1, R2 पे पोटेंशियल ड्रॉप V2 एंड R3 पे पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट तो सब में सेम जाएगी, सो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, रेजिस्टर के या रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और पावर कंजप्शन अगर देखें तो पावर कंजप्शन आपने पढ़ा होगा तो I²R भी होता है। तो यहाँ पे I करंट तो सेम है, तो यहाँ पे पावर कंजप्शन या पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर्स किस रेशियो में होगा, P1:P2:P3 इक्वल्स टू R1:R2:R3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर कंजप्शन है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट तो सेम है, तो रेजिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और जिसकी कम होगी वो कम पावर कंज्यूम करेगा। R इक्विवेलेंट
आर इक्विलेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया था R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा सर्किट के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है कि अगर हमने 3 रजिस्टर ले रखे हैं जैसे 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, अगर इनको मैं सीरीज में अटैच करता हूँ तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो ओबीएस सी बात है कितनी आएगी, 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 6 ओम आएगी। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मतलब जो अपने पास रजिस्टर है उनमें जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम से ग्रेटर होगी। सो यहाँ पे अब चेक करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, मतलब या तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर ले या फिर पोटेंशियल उस पर ड्रॉप कितना आ रहा है वो चेक कर ले। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर इज व्हाट, वी डैश इक्वल्स टू आर डैश अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू वी डैश मतलब क्या है, कोई एक रजिस्टर है जो आर डैश है उसके अक्रॉस हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है। तो वो क्या होगा, आर डैश अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू वी क्या है, सोर्स वोल्टेज, यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है उसका पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे जो एक डबल रजिस्टर का सर्किट दे रखा है तो उसमें हमें अगर चेक करना हो तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमें निकालनी है, तो आर इक्विवेलेंट कितनी होगी, R1 प्लस R2 होगी। और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना, बैटरी का पोटेंशियल कितना है V। सो V1 मतलब R1 के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2। सो V1 बन जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, एंड V2 क्या बन जाएगा, R2 upon R1 plus R2 into V. If n identical resistance are connected in series, R equivalent equals to NR। सही बात है, जैसे मान लो 1 1 1 के 5 रजिस्टर आपने सीरीज में अटैच कर दिए तो 5 ओम हो जाएगी, मतलब 5 × 1। सिमिलरली अगर R रेजिस्टेंस के n रजिस्टर आप अटैच करोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे R इक्विवेलेंट बन जाएगा n × R। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब हर रजिस्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा उस पर, वो क्या हो जाएगा V/N, क्योंकि सब में मिल बांट के खाएंगे वो पोटेंशियल को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। सो नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दोनों के एंड्स को अटैच कर दिया जाता है, मतलब कि दोनों के इनिशियल एंड और फाइनल एंड को अगर आप रजिस्टर को अटैच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में काउंट होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता चल गया कि क्या होगा, इसमें करंट तो सेम होगी ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है। सो हमें इतना पता है कि जो टोटल करंट होगी वो I1 प्लस I2, I1 क्या है, R1 रजिस्टर से जो करंट पास कर रही है वो, और I2 क्या है, R2 रजिस्टर से पास होने वाली करंट। सो अब टोटल पता हमें चल गया कि जो नेट करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। सो वी कैन राइट I इज वॉट, नेट वोल्टेज ऑफ वॉट, सोर्स वोल्टेज। सो सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। सपोज ये जो R1 और R2 है आपके पास, इनकी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो मैं आराम से लिख सकता हूँ कि जो I होगी वो क्या होगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट। सो I को मैंने सब्स्टिट्यूट किया V अपॉन R इक्विवेलेंट, और I1 क्या होगा, I1 होगा V अपॉन R1 प्लस I2 क्या होगा यहाँ पे, V अपॉन R2। सो ध्यान देने वाली सिर्फ चीज़ ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या था, करंट सेम फ्लो कर रही थी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, यहाँ पे दोनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा तो हम डायरेक्टली करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 क्या होगी, R1 पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V, सो I1 कितनी हो जाएगी V अपॉन R1, I2 कितनी हो जाएगी V अपॉन R2। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से फॉर्मूला अपने पास आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सपोज इसी तरीके से अगर n रजिस्टर है तो हम लिख सकते हैं आराम से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन 1/Rn। तो ये तो क्या था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे काउंट होगी। फिर फर्दर मूव करते हैं तो अपने पास क्या है कि ये 3 रेजिस्टेंस का एक सर्किट है जो पैरेलल में है सबके सब। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस
अपीयर्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मतलब कि हर रेजिस्टेंस के ऊपर सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। सिंपली सही है कि क्योंकि जो R1 R2 R3 इंडिविजुअली भी क्या है, डायरेक्ट सोर्स वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो उनके ऊपर भी पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या आएगा, सब पे सेम आएगा। बट करंट डिस्ट्रीब्यूट्स इन द रिवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में क्या होगा, आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा यहाँ पे। पावर कंज्यूम्ड आर इन द रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज सेम हो गया, तो वोल्टेज सेम हो गया तो किसी रेजिस्टर ने कितना पावर कंज्यूम किया वो कैसे निकालते हैं, V²/R से भी। तो V²/R जो होगा वो भी क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड होगा। तो पावर कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। सो यहाँ पे P1:P2:P3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लिख रखा है, तो आप इसको ध्यान से देखना। तो मुझे यहाँ से पता चला जो R इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करेंगे वो तीनों रजिस्टर में जो सबसे मिनिमम वैल्यू वाला रजिस्टर होगा उससे भी कम होगी। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन में जो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस से भी कम रेजिस्टेंस आएगी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। सो करंट थ्रू एनी रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस से करंट कैसे कितनी पास करेगी वो कैसे निकालेंगे, I' into रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। सो ये R1 और R2 का एक कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है, इसमें हमें I1 और I2 कैलकुलेट करनी है। सो I1 इज व्हाट, करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर R1 एंड I2 इज व्हाट, करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर R2। सो I1 इक्वल्स टू I, तो टोटल I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, तो R1 में से जो करंट पास कर रही है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, R2। तो R2 बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सिमिलरली I2 इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। If n identical resistance are connected in parallel, then R equivalent equals to R by n, and current through each resistance is I dash equals to I by n। मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं 2 ओम और 2 ओम के दो रेजिस्टर पैरेलल में अटैच कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1, और 1 का रिवर्स 1 आ जाएगा। तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गई, हाफ हो गई। एक तरीके से दो रजिस्टर थे तो 3 होंगे तो 3 के लेंगे तो वहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 1/3 हो गया। तो उसी तरीके से अगर सेम रेजिस्टेंस के जो रजिस्टर हैं उनको अटैच करते हैं पैरेलल में तो उतने ही नंबर से वो डिवाइड हो जाती है आर इक्विवेलेंट के लिए। In case of resistance in series, if one resistance get opened, the current in whole circuit become 0 and the circuit stop working, which do not happen in case of parallel out grouping। So बोलना क्या चाह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कोई भी एक रजिस्टर ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो करंट फ्लो नहीं करेगी तो सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा। डेकोरेशन ऑफ लाइटनिंग इन फेस्टिवल इज एन एग्जांपल ऑफ सीरीज ग्रुपिंग वेयर एज ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग। मतलब जो शादी में या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें लाइटनिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो उसमें जो बल्ब लगे होते हैं जो लाइट्स में वो क्या होते हैं कि सीरीज में लगे होते हैं। इसके अलावा अगर एक भी बल्ब खराब हुआ तो वो पूरी की पूरी वर्क नहीं करेगी। उसकी जगह जो हाउस होल्ड मतलब घर के अंदर जो कनेक्शन होता है अपना, उसमें जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल ग्रुपिंग में होते हैं। कि अगर मान लो घर के अंदर जैसे मान लो अगर टीवी खराब हो गया तो फ्रिज भी खराब हो जाना चाहिए। बात तो वही है ना कि अगर वो सीरीज में कर देंगे तो क्या होगा कि अगर टीवी जल गया तो फिर वो आगे फ्रिज को सप्लाई नहीं दे पाएगी, करंट नहीं पास होगी उसमें, तो फ्रिज नहीं चलेगा। इसलिए सारे के सारे जो भी अप्लायंसेज होते हैं घर में उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है।
methods of determining equivalent resistance for some difficult networks। मतलब कई बार क्या होती है, कुछ डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर भी आ जाती है, उसमें क्या करते हैं हम कि आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मेथड वन इज सक्सेसिव रिडक्शन। सक्सेसिव रिडक्शन में क्या करते हैं हम, देखो ये जो थ्योरी दे रखी है वो आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। उसमें क्या करना है कि जैसे ए और बी के बीच में मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या होगा कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ, ए की साइड के लेफ्ट में से। तो ये देखो आर और आर जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो आर और आर 2R हो जाएगा। फिर वो जो 2R बनेगा वो इस नेक्स्ट 2R के साथ में क्या है, पैरेलल में हो जाएगा। तो 2R और 2R क्या हो जाएंगे, R बन जाएगा। तो ये सर्किट अब मैं कैसे बना सकता हूँ, ये R कनेक्टेड है इस R के साथ, फिर से अभी R और R फिर से 2R बन जाएगा, और 2 और 2 क्या बन जाएगा आपका, फिर से 1R बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं तो ये R एक और बना, और ये जो इसमें सर्किट में था वो 2R बनेगा, और 2R और 2R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सिमिलरली इसको रिड्यूस करते जाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेथड नंबर 2, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी आपको सर्किट दे रखा है बढ़िया कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कहाँ से फाइंड करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, सर्किट को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर फोल्ड करते हैं, तो अगर वो ओवरलैप कर जाए कंप्लीटली, तो जहाँ जहाँ भी नोड्स बन रहे हैं वो क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पॉइंट होते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं। तो अब सिमेट्री क्या हो सकती है, दो लाइंस के अकॉर्डिंग हो सकती है, या तो जो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब पैरेलल और वर्टिकल में डिफरेंस क्या है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी कि करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी, करंट फ्लो की डायरेक्शन जिसमें होगी, उसी लाइन के अलोंग क्या होगी आपकी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जो करंट फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सिमेट्री होगी उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब करना क्या है, ये सर्किट आपको दे रखा है, सर्किट के अंदर आपको दोनों एक्सिस फाइंड करनी है। तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, ए डैश वाली, ए डैश वाली लाइन जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर अक्ष समिति, शायद आप चेक कर लेना एक बार हिंदी के टर्म्स में। एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब लंबवत सममिति अक्ष। तो लंबवत जो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, बी डैश, किसके, करंट फ्लो किधर है, ए डैश के। तो ए डैश के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, बी डैश। तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, बी डैश। तो अब हम करेंगे क्या, पॉइंट देखो यहाँ आपका बी तक तो डिस्कस हो चुका है, ये सेकंड पॉइंट आप बात करते हैं। पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हैव सेम पोटेंशियल, मतलब जो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जो पॉइंट्स होंगे वो हो सकता है उनका पोटेंशियल सेम हो जाए। इन द गिवन सर्किट पॉइंट 2, 0 एंड 4 आर द सेम पोटेंशियल, मतलब जो 2 है जो बी डैश, 0 ये ओ लिखा हुआ है तो ये मिड पॉइंट हो गया, एंड 4 इज बी पॉइंट। तो ये इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल सेम है इनका। कैसे, जैसे मैंने पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखा ए डैश को, तो उसके अबाउट मैं सर्किट को फोल्ड कर सकता हूँ पूरा, तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पॉइंट मीट करेंगे, जैसे बी डैश से मीट करेगा तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, और बी जो ओ है आपका वो भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे आएगा। Points lying on parallel axis of symmetry can never have same potential। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो कभी भी सेम पोटेंशियल पे नहीं हो सकते। द नेटवर्क कैन बी फोल्डेड अबाउट द पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द ओवरलैपिंग नोड्स हैव सेम पोटेंशियल। तो देखो इसको अगर हम फोल्ड करेंगे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, तो क्या होगा, पॉइंट 5 एंड 6 एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब 5 की जगह मैं एक रेजिस्टर वहाँ पे लगा दूँ 6 की तरफ, तो 5 और 6 क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे आपका 2 एंड 0, 2 एंड 0, 2 एंड 0 एंड 4, सॉरी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी,
2, 0 एंड 4, मतलब 2, 4 एंड 0 भी क्या होगी, सेम पोटेंशियल पे होंगे, एंड 7 एंड 8 भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। तो जो गिवन सर्किट था आप इसको ड्रॉ कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट अभी चलेंगे उसमें आपको काम में आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 और 6 को मैच करा दिया 1 के साथ। 1 क्या था यहाँ पे, ये रहा आपका 1, और 5 6 को मैच करा दिया। तो मैं 1 से मैंने 2 रजिस्टर निकाल दिए और 5 और 6 को एक ही जगह लिख दिया। तो आपको इस सर्किट सिंप्लीफाई करना है। 2 और 4 कहाँ पे है आपका, 2 और 4 एक ही पॉइंट पे है। तो 5 और 6 के बीच में 2 रजिस्टर लगा दिए, 2 और 4 एंड 7 एंड 8 के बीच में रजिस्टर लगा दिए। O एंड 5 एंड 6, O एंड 5 एंड 6 के बीच में भी रजिस्टर है, तो मैंने उनको कनेक्ट कर दिया। मतलब आपको क्या करना है, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट फाइंड करने हैं, उनको एक जगह लिखना है, और उन पॉइंट्स के बीच में डायरेक्टली कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो अटैच करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 एंड 5 6 के बीच में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, तो उनकी इक्विवेलेंट हो जाएगी R/2। सिमिलरली 5 6 एंड 2 4 के बीच में कितना है, R/2। 2 4 एंड 7 एंड 8 के बीच में क्या है, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं R, तो उसका भी R/2 हो जाएगा। 5 6 एंड O के बीच में कितना लगा हुआ है, 2 रजिस्टर्स है R और R, तो R/2। सिमिलरली O और 7 8 के बीच में क्या होगा, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं R/2। तो यहाँ पे आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी, 3R/2। तो इसी के बिहाफ पे आप क्वेश्चन करने की अटेम्प्ट करना। अब अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आराम से। इन द फॉलोइंग सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज, मतलब इस सर्किट के अंदर क्या करना है अपने को, वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है। तो रीडिंग फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, करंट कितनी पास हो रही है इन दोनों में से वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालना अपने को। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका बन गया x, ये y और ये z। अच्छी बात है। तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस कितनी है, 20, क्योंकि दोनों सीरीज में है ऊपर वाली, तो नीचे वाली भी 20, मतलब सेम है। तो करंट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो 2 एम्पियर आपकी क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी सिमिलर। तो 1 एम्पियर ऊपर जाएगी, 1 एम्पियर ही नीचे आएगी। 2 एम्पियर एंट्रिंग करंट है, तो वो डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में, तो 1 एम्पियर दोनों रेजिस्टर्स में फ्लो करेगी। फिर आपको देखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, Vx माइनस Vy गोज टू 1 into 4, 1 into 4, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो इसी पे आएगा। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन x एंड z, x और z के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, Vx माइनस Vz, तो कितना आ जाएगा, ये 1 into 16, तो ये 16 वोल्ट आ जाएगा। अब हमें जो कैलकुलेट करना था वो था Vy माइनस Vz। तो क्या करेंगे हम, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक केबल contains a single copper wire of radius 9 mm. Its resistance is 5 ohm. This cable is replaced by 6 insulated copper wires, each of radius 3 mm. The resultant resistance of cable will be, सो सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, पहले इनिशियल रेजिस्टेंस लिखनी है आपको ρL एरिया से, जो कि गिवन डेटा से आपको पता चल जाएगा। हिंदी में बता देता हूँ कि हिंदी में मतलब क्या है इसका, कि एक केबल थी जिसको पहले क्या थी, जिसका एरिया कितना था, 9 mm था, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम है। उसी केबल को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, 6 कॉपर वायर को उसमें इंसर्ट कर दिया, उसमें रख दिया, डाल दिया, और जिनकी रेडियस कितनी है, 9 mm। तो हमें पता करना है कि जो नया केबल बनाया अपन ने, जो 6 वायर डाले हैं इसके अंदर, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी इफेक्टिव। तो पहले वाले की तो कितनी हो जाएगी, ρL/A,
एंड सेकेंड की जो होगी आर डैश। अब मैं सिंगल वायर की कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 6 वायर है तो ऐसे तो हम ना बार बार करेंगे चेक। तो सिंगल की हमने कैलकुलेट करी, वो क्या होगी, आर डैश विच इज आर एल अपॉन ए, लेंथ तो सेम ही है। तो आर डैश की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, रो एल अपॉन पाई 3 इंटू 10⁻³ अब हमें पता है कि ये 6 के 6 वायर इनिशियल एंड और फाइनल एंड भी इनके कनेक्टेड होंगे। तो क्या होगा, ये पैरेलल के अंदर या सीरीज के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो जो अगर 6 वायर हैं तो जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, R/6 हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R'/6। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/6 ऑफ रो एल पाई इंटू 3 इंटू 10⁻³ और आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाएगी 7.5 ओम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको खुद को सोल्व करना है। सॉल्यूशंस इन सभी के दे रखे हैं, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर लेना फिर से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 प्रोवाइड सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंट्स एज n/1, देन द करेक्ट रिलेशनशिप इज। तो यहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस दे रखी है, R1 एंड R2। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है, उनका रेशियो जो है वो क्या है, n/1। तो हमें क्या करना है, R1 और R2 में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सीरीज रेजिस्टेंस कितनी होगी, RS, जो कि अपने को पता है R1 + R2, एंड पैरेलल में कितनी होगी, RP, जो कि R1 R2 अपॉन R1 + R2 होगी। तो RS/RP इसने दे रखा है, पहले ही n है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, RS और RP की वैल्यू पुट करी। RS जो है R1 + R2 है, और RP जो आपने पुट किया वो कितना है, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी R1 + R2 अपॉन √R1 R2 = √n। दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, अंडर रूट ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि R1 को क्या लिख सकते हैं, √R1², कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और R2 को क्या लिख सकते हैं, √R2²। और अब इंडिविजुअली दोनों में हमने √R1 R2 से डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, √R1/R2 प्लस √R2/R1 = √n। जो आप कंपेयर कर लेना, पावर -1/2 कर रखी होगी या 1/2 कर रखी होगी, आप चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या करना है कि 5 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द x एंड y विल बी। तो x और y के बीच में क्या करना है, अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है सिर्फ। तो यहाँ पे जो 10 और 20 ओम के बीच में जो ये पॉइंट दे रखा है, उसको हमने ए को ए से डिनोट कर दिया और दूसरे वाले को बी से डिनोट कर दिया, और उनको हमने एक्सपेंड कर लिया। तो एक्स और ए के बीच में क्या है, 10 ओम का रजिस्टर है। एक्स और बी के बीच में क्या है, 10 ओम का रजिस्टर है। ए और बी के बीच में क्या है, 20 ओम का रजिस्टर है। ए और वाई के बीच में भी क्या है, 10 ओम, एंड बी एंड वाई के बीच में भी 10 ओम। तो आप अगर चेक करोगे, इसको ढंग से देखोगे तो क्या होगा, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है तो जो बीच में जो रेजिस्टर या कैपेसिटर होता है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि ए और बी क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो करंट तो फ्लो होगी नहीं। तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ से हमने 20 ओम के रेजिस्टर को रिमूव कर दिया। तो 10 और 10 ऊपर वाले सीरीज में, 10 और 10 नीचे वाले सीरीज में। 10 कितना हो जाएगा, 20, नीचे वाला भी 20 और 20 दोनों सेम है। तो इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी पैरेलल के अंदर, 20/2। सो आर इक्विवेलेंट आएगी आपकी 10 ओम। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, what will be the equivalent resistance of circuit
शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। देखो ए एंड डी के बीच में कैलकुलेट करना है, तो ये जो बी पॉइंट पे जो 10 ओम है वो तो ख़राब हो गई, सी वाली भी ख़राब हो गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिज़ाइन करेंगे सर्किट को। तो क्या हो जाएगा, ये ए से स्टार्ट किया हमने, 10 ओम लगा दिया, फिर जो स्क्वायर सर्किट आपका वो पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा और डी की तरफ इस तरफ आ जाएगा। तो इसको हम ढंग से देखेंगे तो ये क्या है, बेसिकली व्हीटस्टोन तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, 10 और 10 20। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसकी इक्विवेलेंट भी कितनी आ जाएगी 10। और अब 10 ओम रजिस्टर हैं जो सीरीज में होंगे, तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 30 ओम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच of resistance is equal to 2 ohm. The resistance between A and B is, so A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो A और O के बीच वाला जो पार्ट है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, उधर फ्लिप कर दो पूरा का पूरा। तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट फिर से उसी टाइप का बन जाएगा, कुछ दे रखा है जो ऐसे। तो ये फिर से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और ईच रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम की है, तो 2 और 2 ऊपर वाला 4 हो जाएगा, नीचे वाला भी 4 हो जाएगा। 4 रेजिस्टेंस 4 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4/2, मतलब 2 ओम। देखो है ना इजी। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, दिखने में मतलब ये भयानक दिखते हैं, पर होता कुछ नहीं है इनके अंदर। सो कॉन्फिडेंस रखना, अच्छे से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे। सो नेक्स्ट एग्जांपल, 7 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन एज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। तो हमें क्या करना है, उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करना है पूरे सर्किट को। तो ऊपर जो 10 और 10 के लगे हुए हैं उनको इक्विवेलेंट बना देंगे, तो 5 हो जाएगा, सिंपल। इधर साइड में 6 और 6 के लगे हुए हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे पैरेलल के अंदर होंगे, तो वो 3 में बन जाएगा। तो ये सर्किट फिर से डिजाइन, जो थर्ड वाला जो सर्किट है उसको देखें अब। तो 5 5 8 3 एंड 3। तो यहाँ पे क्या है कि ये व्हीटस्टोन बन रहा है, फिर से चेक करना है इसको। व्हीटस्टोन कैसे, 5/5 इक्वल्स टू 3/3, तो 1/1। तो ये जो बीच वाला 8 ओम का रजिस्टर है वो रिमूव कर देंगे। तो 8 ए और बी के बीच में 2 रजिस्टर हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हैं, 5+3 का एंड 5+3 का। तो 8+8 मतलब 8 ओम और 8 ओम के 2 रजिस्टर हो गई इफेक्टिवली। तो इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 8/2 मतलब 4 ओम इसके क्या होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। देखो यही आ रहा आंसर। ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रिकी है थोड़ा सा। इसमें आपको क्या करना है कि एक इनफाइनाइट लेडर है, मतलब एक सीढ़ी है वो रजिस्टर की, वो क्या है कि चलते जा रही है इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो उसकी क्या करनी है, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो हम देखो सॉल्यूशन में इसको मैंने इसलिए बनाया क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो सी और डी पॉइंट जहाँ पे हैं, अगर वहाँ से पीछे वाली लेडर को मैं चेक करता हूँ तो वो भी क्या होगी पहले वाले की तरह ही सिमिलर होगी। मतलब अगर थोड़ा सा पार्ट काट के भी अलग कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो हमने क्या किया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी मान ली हमने, आर इक्विवेलेंट मान ली। अब आर इक्विवेलेंट है तो सी और डी के बीच में भी एक तरीके से आर इक्विवेलेंट ही होगा। तो सी और डी के बीच में आर इक्विवेलेंट हमने पुट कर दी। तो अब क्या है, ये सर्किट बन गया आपका। ए से क्या एक रजिस्टर कनेक्ट है, फिर वो ब्रांचेस में जा रहा है आर आर, और सी डी के बीच में कितनी है आर इक्विवेलेंट। तो अब आर और आर इक्विवेलेंट तो क्या है सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे।
सो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी आपकी आर इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगी, आर नोट प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड आर इक्विवेलेंट। सो इसी तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आएगी वो क्या होगी, 1/2 अंडर रूट ब्रैकेट 1 + √5। Four resistance 10 ohm, 5 ohm, 7 ohm and 3 ohm are connected. Another resistance of 10 ohm is connected across diagonal this. The equivalent resistance मतलब आपके पास क्या है कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो उनके जो साइड से उनके अकॉर्डिंग आपको बता रखा है कि 10, 5, 7 एंड 3 ओम का रेजिस्टर है, और एक डायगोनल मतलब विकर्ण के ऊपर भी क्या करा है आपने 10 ओम का रेजिस्टेंस अटैच किया। तो जो आपका सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ए और सी के बीच में उसने क्या पूछा है, ए और बी के बीच में पूछा है, तो ए और बी के लिए पूछा है, तो जो 3 और 7 है वो तो सीरीज में है तो 10 हो जाएगा। अब ये 10 नेक्स्ट 10 के साथ पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये जो 5 है नेक्स्ट 5 के साथ क्या है, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 10 इस 10 के साथ में पैरेलल में है तो क्या आएगा आपकी आर इक्विवेलेंट 5 ओम। तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है घर से। सॉल्यूशन आपको गिवन है इसमें, तो आप चेक कर सकते हो कभी भी। प्रैक्टिस करना है इनकी, इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने अब सिर्फ सीखा क्या है अभी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं अलग अलग सर्किट के लिए, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वोल्टेज कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी पे। उसके अलावा जो सर्किट वाली जो मेजर प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर या मेल आईडी सेंड कर दूंगा आपको, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस बार वीडियो में, तो इसलिए इफ़ेक्टिवली क्या है कि ज़्यादा टाइम लेंदी वीडियो ना बने, इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया कि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क की तरह मैं दे दूंगा आपको यहाँ पे, तो आप इसको घर से प्रैक्टिस करना। फिर बात आती है लास्ट के अंदर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। मतलब अगर मान लो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो आता था वो बैलेंस्ड नहीं है तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वो ईजी रहेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी कहीं ना कहीं से। तो जो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, पी क्यू मतलब जो ऊपर वाली सीरीज में है दोनों के दोनों, उनको मल्टीप्लाई करना है प्लस इनटू आर प्लस एस। तो ये कुछ सीक्वेंसिंग ऑर्डर में है, तो आप इस फॉर्मूले को देखना, इससे अप्लाई करके देखना, आपका आंसर भी मैच होना चाहिए, आएगा बिल्कुल आएगा। सेम जैसे मान लो आपके पास ये कुछ फर्दर एक और डेटा है ये कि ए और बी इस टाइप से आ जाए आपका, अभी भी क्या है ये अनबैलेंस्ड है मतलब फिर से ए और बी के बीच में चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा ये 2PQ डिफरेंस क्या है इसमें, ये चलो ये पूछना चाहता हूँ मैं सबसे पहले कि दोनों जो सर्किट गिवन है आपको उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे PQRSG तीन चारों या पांचों जो भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो सबके सब डिफरेंट हैं। और यहाँ पे देखो ऊपर वाली ब्रांच में भी रेजिस्टेंस 2 है P एंड Q, और नीचे वाली ब्रांच में भी 2 रेजिस्टेंस हैं P एंड Q। तो दो रेजिस्टेंस मैच हो रही हैं, तो ऊपर वाला केस अलग है, नीचे वाला केस अलग है। तो नीचे वाले केस के लिए आपको रेजिस्टेंस दे रखी है 2PQ प्लस GP प्लस Q अपॉन 2G प्लस P प्लस Q। तो आप इन फॉर्मूलों को एक बार देखना,
हो सके तो रिवाइज करना। बाकी नेक्स्ट जो है आपका एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एक क्यूब है, उसकी साइड्स को हमने क्या कर दिया, रजिस्टर लगा दिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो पूछता है क्वेश्चन को। तो बिटवीन सी एंड ई, अब सी और ई कहाँ है, एक डायगोनल है जो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब एक कॉर्नर से दूसरा वाला अपोजिट कॉर्नर जो है आपका डायगोनली, उसके लिए कितनी आ जाएगी, आर इसी कोस टू 5/6 आर। बिटवीन ए एंड बी कहाँ है, ए की साइड पे है आपका, तो उसके लिए रेजिस्टेंस जो होगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो होगी 7/12 आर। जो थर्ड पॉइंट है आपका ए एंड सी, उसके लिए क्या होगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होगी आर ए सी गोस टू 3/4 आर। तो इन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखना। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्रैक्टिस करना जो क्वेश्चंस मैंने वीडियो के अंदर डाले हैं उनको एटलीस्ट सोल्व करने की। और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।